जरा सोचिए, भारतीय रेलवे की दुनिया कितनी बड़ी है। हजारों किलोमीटर के ट्रैक, लाखों डिब्बे और मतलब एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो इस पे चलती है। बिल्कुल। आज हम इसी दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं। हमारे पास एक कंपनी है, नीतू जोशी लिमिटेड। उनकी हाल की एक अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट हमारे हाथ लगी है और इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कंपनी ना शतरंज का खेल खेल रही है, जबकि बाकी सब शायद लूडो खेल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात कही। उनके हर मूव के पीछे एक गहरी सोच है और आज हम बस उसी सोच को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये सोर्स इसीलिए खास है क्योंकि ये कोई एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं है, ये सीधे कंपनी के एमडी की आवाज है। हाँ, बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। तो हमें उनकी रणनीति, उनके नतीजे और भविष्य की योजनाएं सब कुछ सीधे पता चलता है। हमारा मकसद यही समझना है कि क्या ये कंपनी सिर्फ पुर्जे बना रही है या फिर भारतीय रेलवे की जो भविष्य की कहानी है उसमें एक बड़ा किरदार बनने की तैयारी में है। और किरदार तो दमदार लग रहा है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 6 महीनों में रेवेन्यू में 30% की बढ़ोतरी और मुनाफे में 45%। हाँ, 45% की जबरदस्त उछाल। तो सवाल यही उठता है कि इस तेज रफ्तार के पीछे आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक अच्छी तिमाही का कमाल है या यहाँ कुछ बड़ा और सोचा समझा हो रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ वो तो शुरुआत में ही आ जाता है। उन्होंने अपनी एक बड़ी नई फैक्ट्री की लोकेशन ही बदल दी। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था। पहले कानपुर में एक बोगी और कपलर प्लांट लगाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ हरिद्वार शिफ्ट कर दिया। ये ऊपर से देखने में तो एक बहुत बड़ा और शायद जोखिम भरा फैसला लगता है। बिल्कुल। और यहीं से उनके सोचने का तरीका समझ में आता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये बोगी और कपलर होते क्या हैं। हाँ, बताइए। बोगी मतलब पहियों का वो पूरा ढांचा जिस पर कोच या वैगन टिकता है। और कपलर वो हुक जो 2 डिब्बों को जोड़ता है। मतलब इन पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही सख्त होता होगा। बहुत ज्यादा। और यही कानपुर को चुनने की असली वजह थी। वो कैसे? रेलवे की जो डिजाइन और स्टैंडर्ड तय करने वाली संस्था है, RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हाँ। उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो कानपुर के पास है। अब इन पार्ट्स के लिए बार बार इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो कानपुर एक लॉजिकल चॉइस थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा बदला जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और वो क्या था? RDSO ने दिल्ली में अपना एक नया इंस्पेक्शन ऑफिस खोल दिया। ओहो। और ये ऑफिस हरिद्वार के काफी करीब है। जैसे ही ये हुआ, कंपनी ने तुरंत सोचा कि अब कानपुर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 मिनट, लेकिन अपनी गलती मानकर इतना बड़ा प्लान बदलना, मुझे लगता है एक कमजोर मैनेजमेंट वाली कंपनी शायद कानपुर में ही अटकी रहती। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि प्लान बन चुका था और सबको बता दिया गया था। यही तो असली खेल है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट जमीन से कितना जुड़ा है। वो सिर्फ बोर्डरूम में बैठकर फैसले नहीं ले रहे हैं। सही बात है। वो बदलते नियमों पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने RDSO से बकायदा लिखित में कंफर्मेशन लिया कि हाँ, उनका इंस्पेक्शन दिल्ली ऑफिस से हो सकता है, और फिर हरिद्वार का रास्ता पकड़ लिया। और इसके फायदे क्या हुए? फायदे देखिए, एक, उत्तराखंड में बिजली की लागत बहुत कम है। अच्छा। दूसरा, उनकी जो मौजूदा फैसिलिटी है वहां से कानपुर तक पुर्जे भेजने का जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा था वो बच गया। और तीसरा, हरिद्वार में उन्हें जमीन भी कानपुर से ज्यादा बड़ी मिल गई, लगभग 11,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, लागत बची, ये तो समझ आता है। लेकिन कानपुर एक स्थापित औद्योगिक शहर है, वहां एक पूरा इकोसिस्टम है। क्या हरिद्वार में स्किल्ड लेबर या दूसरी चीजें मिलना उतना ही आसान होगा? मतलब इस शिफ्ट में कोई छिपा हुआ जोखिम भी तो हो सकता है। ये बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने इसका भी हिसाब लगाया होगा। उनका जो काम है वो हाई प्रिसिजन मशीनिंग का है, जिसके लिए ऑपरेटर वैसे भी बहुत ट्रेंड होते हैं। तो शायद उनका मानना हो कि वो अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं या दूसरी जगहों से ला सकते हैं। लेकिन जो सीधी बचत हो रही थी बिजली और लॉजिस्टिक्स में, वो शायद इस जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो ये सिर्फ लोकेशन बदलना नहीं था, ये एक बहुत तेजी से लिया गया सोचा समझा कारोबारी फैसला था। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात कि वो चीजें कहाँ बना रहे हैं, पर इससे भी जरूरी सवाल है कि वो क्या बना रहे हैं। उन्होंने शुरुआत तो की थी वैगन के पुर्जों से, लेकिन लगता है असली कहानी उनके विस्तार में है। हाँ, और ये विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। पहले वो सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए वैगन के पुर्जे बनाते थे। राइट। लेकिन अब वो कोच, ट्रैक और लोकोमोटिव यानी इंजन, जी, इनके लिए भी सेफ्टी से जुड़े अहम कंपोनेंट्स बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अब सीधे सरकारी रेलवे यूनिट्स को माल बेच रहे हैं। और ये सरकारी यूनिट्स कौन सी हैं?
ट्रांसक्रिप्ट में ICF और RCF का जिक्र है। ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, और RCF मतलब रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ये रेलवे की अपनी कोच बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। अब देखिए, प्राइवेट वैगन बनाने वालों को माल बेचना एक बात है, लेकिन सीधे सरकार की अपनी फैक्ट्रियों को अपना माल बेचना, ये क्वालिटी और भरोसे का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। मतलब आपका प्रोडक्ट टॉप क्लास का है। बिल्कुल। और इसके आंकड़े भी काफी असरदार है। पिछले साल इन सरकारी यूनिट्स को उनकी बिक्री सिर्फ 1.83 करोड़ थी, और इस साल सिर्फ 6 महीने में बढ़कर 13.24 करोड़ हो गई है। ये तो जबरदस्त उछाल है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सरकारी कोच का बाजार है वो प्राइवेट वैगन बाजार से लगभग 2 गुना बड़ा है। तो उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़े और स्थिर बाजार में अपनी जगह बना ली है। अच्छा। इसी बीच एक और दिलचस्प बात हुई। उन्होंने वैगन इंडस्ट्री में आई मंदी का भी जिक्र किया। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। दूसरे जो बड़े वैगन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो सुस्ती का सामना कर रहे हैं। तो इसके बावजूद इनके नतीजे इतने अच्छे कैसे रहे? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? यहीं उनकी दूसरी बड़ी रणनीति काम आई, जिसे हम स्मार्ट अडेप्टेबिलिटी कह सकते हैं। वो क्या है? कॉल में उन्होंने समझाया कि वैगन इंडस्ट्री में सुस्ती इसलिए आई क्योंकि जितनी तेजी से वैगन बन रहे थे उतनी तेजी से ट्रैक नहीं बिछ पा रहे थे। अच्छा। एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आ गया। ये वैसी बात है कि आपने बहुत सारी गाड़ियां तो खरीद ली, लेकिन सड़कें बनाना भूल गए, तो गाड़ियां खड़ी ही रहेंगी। तो इन्होंने इस गैप को कैसे भरा? जैसे ही उन्होंने ये ट्रेंड देखा, उन्होंने तुरंत ट्रैक सेगमेंट के लिए पार्ट्स बनाना शुरू कर दिया। कमाल है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की यही खासियत है, वो बहुत लचीली है। वो एक ही तरह की मशीनों पर थोड़े बहुत बदलाव करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जब एक सेगमेंट धीमा हुआ तो उन्होंने दूसरे में तेजी पकड़ ली। बिल्कुल, उन्होंने मौके को पहचाना और अपनी दिशा बदल दी। ठीक है, तो उन्होंने लोकेशन बदली, नए प्रोडक्ट्स जोड़े और मंदी से भी बच निकले। लेकिन ये सब करके वो जाना कहाँ चाहते हैं? क्या उनके पास भविष्य का कोई नंबर है, कोई लक्ष्य? बिल्कुल है, और वो लक्ष्य बहुत ही आक्रामक है। इस साल का टारगेट है लगभग 110 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है। अगले साल यानी FY26 के लिए लक्ष्य है 220 से 230 करोड़, और उसके अगले साल FY27 का लक्ष्य है 380 करोड़। वाह, मतलब हर साल लगभग दोगुना। हाँ, 110 से सीधे 380 करोड़ 3 साल में। ये तो बहुत ज्यादा आक्रामक लगता है। क्या होगा अगर रेलवे का कोई बड़ा टेंडर हाथ से निकल गया, या हरिद्वार प्लांट शुरू होने में 6 महीने की देरी हो गई? ये लक्ष्य हकीकत पर आधारित है या सिर्फ उम्मीदों पर? ये सवाल भी कॉल में उठा था और उनका जवाब काफी लॉजिकल था। इसे ऐसे समझते हैं, इस साल का जो 110 करोड़ का रेवेन्यू है वो तो उनके मौजूदा प्लांट से ही आ रहा है। ठीक है। अगले साल अप्रैल 2026 तक हरिद्वार का नया बोगी और कपलर प्लांट चालू हो जाएगा। अच्छा। उस प्लांट से ही उन्हें अतिरिक्त 110-120 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। तो मौजूदा 110 और नए प्लांट का 110, ये मिलाकर ही 220-30 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ हवा में तीर नहीं है, इसके पीछे एक ठोस प्लान है। और 380 करोड़ के लक्ष्य का क्या? उसके लिए वो और नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं, जैसे रेलवे के पुल और गर्डर बनाना। ओहो। इसके लिए उन्होंने RDSO की मंजूरी के लिए अप्लाई कर दिया है, और उन्हें उम्मीद है कि अगले साल इससे 15-20 करोड़ का अतिरिक्त बिजनेस आ सकता है। ये सब उनके 230 करोड़ के लक्ष्य के ऊपर होगा, तो धीरे धीरे जुड़ते हुए वो 380 करोड़ तक पहुंचने का एक साफ रास्ता देख रहे हैं। ये तो हुई अगले 2-3 साल की बात, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? 5 साल बाद वे खुद को कहाँ देखते हैं? सिर्फ एक बड़े कंपोनेंट सप्लायर के तौर पर? यहाँ उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। उनका 3 से 5 साल का लक्ष्य सिर्फ पुर्जे बनाना नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी वैगन मैन्युफैक्चरिंग में उतरना है। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि पब्लिक होने यानी IPO लाने का एक बड़ा कारण यही था। अच्छा। वो चाहते थे कि जब 3 साल बाद उन्हें वैगन प्लांट के लिए बड़े फंड की जरूरत पड़े तो बाजार में उनकी परफॉर्मेंस का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो और लोग उन पर भरोसा करें। ये दिखाता है कि वो आज जो कर रहे हैं वो 5 साल आगे की सोच कर रहे हैं। ये वाकई एक लंबी सोच है, लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम भी है। उनका पूरा कारोबार आज भारतीय रेलवे पर निर्भर है। एक निवेशक ने भी ये सवाल पूछा कि अगर सरकार बदलती है या रेलवे पर होने वाला खर्च कम हो जाता है तो कंपनी का क्या होगा? ये तो मतलब हाथी के कमरे में होने जैसा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जोखिम है। और उनके जवाब में 2 बातें थी। पहली, रेलवे में इतना बड़ा निवेश हो चुका है, खरबों रुपए लगाए जा चुके हैं कि कोई भी सरकार आए वो इस चलती हुई ट्रेन को अचानक रोक नहीं सकती। मतलब रफ्तार कम हो सकती है पर रुकेगी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन रफ्तार कम होना भी तो कारोबार पे असर डालेगा। क्या उनके पास कोई प्लान बी है? हाँ, और यही उनका असली सुरक्षा कवच है।
उन्होंने बताया कि उनकी फैक्ट्री की मशीनें इतनी वर्सेटाइल हैं, इतनी लचीली हैं कि अगर कभी रेलवे सेक्टर में बड़ी मंदी आती है तो वे उन्हीं मशीनों से दूसरे सेक्टर्स के लिए पार्ट्स बना सकते हैं। हाँ, डिफेंस, ऑटोमोटिव या मरीन इंडस्ट्री के लिए भी पार्ट्स बना सकते हैं। ये दिलचस्प है। तो क्या ये वही मशीनें हैं जिन पर रेलवे के पुर्जे बनते हैं? उन्हीं पर बना किसी बड़े बदलाव के टैंक का कोई हिस्सा भी बन सकता है? ये कितना आसान या मुश्किल होता है? हाँ, लगभग वही मशीनें हैं। उन्हें सिर्फ उस इंडस्ट्री के लिए जरूरी सर्टिफिकेशन और अप्रूवल लेने होंगे। थोड़ा बहुत टूलिंग में बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन जो मूल मशीनें हैं वो वही रहती हैं। उनकी असली क्षमता रेलवे कंपोनेंट बनाना नहीं है। उनकी मूल क्षमता है प्रिसिजन इंजीनियरिंग। मतलब किसी भी धातु को बेहद सटीकता के साथ काटना और आकार देना। बिल्कुल। और ये क्षमता तो कई उद्योगों में काम आ सकती है। ये उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। तो अगर हम आज की इस पड़ताल को समेटें तो ऐसा लगता है कि नीतू जोशी की कामयाबी के 3 बड़े कारण हैं। पहला, फुर्ती से सही फैसले लेना, जैसा हमने हरिद्वार वाले मामले में देखा। स्ट्रैटेजिक एजिलिटी छोटा सा हिस्सा है। ये दिखाती है कि कैसे भारतीय रेलवे जैसे विशाल और जटिल सिस्टम के अंदर भी मौके तलाशे जा सकते हैं। सही रणनीति और तकनीकी क्षमता के साथ अफसरों को भुनाया जा सकता है। उनकी सफलता आरडीएसओ जैसे रेगुलेटरी सिस्टम की गहरी समझ पर टिकी है। वो जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, बाजार में गैप कहाँ है और कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत है जिनमें कम बनाने वाले हैं। और अंत में एक विचार, कंपनी के एमडी ने कहा कि उनकी सुविधा डिफेंस और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों के लिए भी पार्ट्स बनाने में सक्षम है। रेलवे के भीतर उनके तेजी से विस्तार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये सोचने को मजबूर करता है कि नीतू जोशी रेल कंपोनेंट्स को सिर्फ नीतू जोशी प्रिसिजन इंजीनियरिंग बनने में कितना समय लगेगा, जो शायद कल को रेलवे से भी बड़े मैदानों में खेल रही हो। बिल्कुल।